टेक्निकल तथा ऑपरेशनल समस्याएं उजागर हुई है। इनमें से प्रमुख समस्या है कि कन्वर्जेंस और टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन के अभाव में कुछ योजनाओं में डुप्लीकेशन हो रही है। मैं राष्ट्रीय स्तर के डोमेन एक्सपर्ट की सहायता से इन कमियों को दूर करके कुछ आवश्यक सुधार करने की घोषणा करता हूं, ताकि जरूरतमंद लोगों को उचित समय पर इन योजनाओं का लाभ मिल सके। तब तक इन दोनों योजनाओं का कार्यान्वयन यथावत होता रहेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल 3,415 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे। जिस तरह से हम उनका पालन पोषण करेंगे, वही देश का भविष्य तय करेगा। यह कथन आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में तकनीक के कारण जो परिवर्तन आ रहे हैं, उनकी गति और उनका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ रहा है। तेजी से बदलती इस नई दुनिया में एक अनिश्चित भविष्य के लिए बच्चों को तैयार करने में शिक्षा व्यवस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था समावेशी, समानतापूर्ण, फ्यूचर ओरिएंटेड, नई तकनीक के प्रति सजग और भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति संवेदनशील हो। हमें प्राथमिक स्तर पर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के संवैधानिक मूल्यों के आत्मसात करने के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करना होगा। भारत के संविधान में हम भारत के लोगों ने अपने लिए एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य का उद्देश्य तय किया है। हमारी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य इस पावन भावना के अनुरूप विभिन्नता में एकता एवं बहुरंगी भारत के निर्माण के लिए बच्चों को तैयार करना है। मेरी सरकार चाहती है कि हिमाचल प्रदेश के बच्चे संविधान की मूल भावना के अनुरूप एक स्वस्थ जीवन दृष्टि विकसित करें तथा मूलभूत साक्षरता तथा संख्या ज्ञान से लेकर कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग तक हर कौशल में सर्वश्रेष्ठ बने। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार आरंभ किए हैं। प्राथमिक, आरंभिक तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में उपलब्ध संसाधनों का साझा प्रयोग आज की आवश्यकता है। इस दृष्टि से प्रदेश में क्लस्टर प्रणाली आरंभ की गई है। इसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं तथा इसे और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। इन संस्थानों में उचित गुणवत्ता और साइज के क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम विद स्मार्ट बोर्ड्स, ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स, लर्निंग सॉफ्टवेयर, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट्स, फुल स्ट्रेंथ ऑफ टीचर्स, प्लेग्राउंड, क्लीन टॉयलेट के साथ साथ अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। आज के ग्लोबल विश्व में यह अनिवार्य शर्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी विश्व की नवीनतम तकनीक से घर बैठे जुड़ सके तथा आने वाले समय में दुनिया में कहीं भी अपनी क्षमता के आधार पर रोजगार एवं स्वरोजगार प्राप्त कर सके। इसलिए हमने पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम का विकल्प दिया है। विभिन्न शोध यह स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि भाषा सीखने का सबसे अच्छा समय 12 वर्ष की आयु तक होता है। अतः पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम का विकल्प समय की मांग है। इस निर्णय से प्रदेश के सभी बच्चों को और विशेष रूप से गांव के बच्चों को लाभ होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप प्रदेश में स्कूली स्तर पर 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी, जिसमें 3 साल का प्री स्कूल बाल बाटिका पाठ्यक्रम भी शामिल होगा। प्रदेश में अभी 6,000 से अधिक प्राथमिक पाठशालाओं में प्री स्कूल चलाए जा रहे हैं। इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 6,000 नर्सरी टीचर नियुक्त किए जाएंगे। पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी नर्सरी अध्यापक बनने का अवसर दिया जाएगा और इसके लिए उन्हें ब्रिज कोर्स भी करवाया जाएगा। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए पहली कक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कम से कम 6 वर्ष की आयु तय की गई है और प्री प्राइमरी की 3 कक्षाओं में प्रवेश के लिए क्रमशः 3, 4 और 5 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है। पूरे प्रदेश में शिक्षा संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुसार इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा।
वर्ष 2024-25 में 850 शिक्षण संस्थानों को IOE बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से प्राय 500 प्राइमरी स्कूल, 100 हाई स्कूल, 200 सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 50 डिग्री कॉलेज शामिल है। इन संस्थानों में अध्यापकों के सभी स्वीकृत पदों को भरने के साथ साथ स्मार्ट क्लासरूम तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। निर्धारित मापदंडों के आधार पर इन संस्थानों का पीरियोडिक मूल्यांकन किया जाएगा। प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेज के प्रिंसिपल / हेडमास्टर शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक नेतृत्व प्रदान कर सके, इसके लिए स्कूल / कॉलेज लीडरशिप प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। स्कूल और समाज के भीतर न्यू एंड एडवांस। झांसी में पुलिस भर्ती परीक्षा नकल विहीन परीक्षा कराने की तैयारी, डीएम एसएसपी ले रहे हैं जायजा। चंदौली पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे चंदौली। राहुल ने कहा, हमारा एकमात्र लक्ष्य मोहब्बत की दुकान खोलना। बदायूं में गरीब की झोपड़ी गिराने से सांसद नाराज, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। हल्द्वानी हिंसा के मोस्ट वांटेड आरोपी की लिस्ट जारी, अब्दुल मलिक भी मोस्ट वांटेड, मलिक के बेटे का नाम भी लिस्ट में शामिल। लखनऊ में निर्माण कार्य के दौरान गिरी मदरसे की छत, गोलागंज तंजीम मदरसे की छत गिरी, कई मजदूरों को आई चोट। आगरा में ताज महोत्सव से पहले मैराथन का आयोजन, 300 लोग हुए शामिल। एसटीएफ ने मुजफ्फरनगर से देसी टाइमर बम के साथ एक गिरफ्तार, 4 देसी टाइमर बम बरामद। मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े हैं बम बनाने वालों के तार। व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी। इस सारी व्यवस्था को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विकसित किया जाएगा तथा इसे आम जनता तथा अभिभावकों से भी साझा किया जाएगा। इसके लिए एक वेबसाइट बनाई जाएगी। शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार करते हुए गुणात्मक शिक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। अभी तक लिए गए निर्णयों में वर्ष में कुल अध्यापन दिवस बढ़ाना, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का निश्चित समय तय करना, शिक्षकों के गैर शिक्षण कार्यों में निरंतर कमी करना, मिड डे मील में रिकॉर्ड की औपचारिकताओं को पूरा करना शामिल है। अध्यापकों को विद्यालय में भवन निर्माण कार्यों से अलग रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एक ही सूचना को बार बार मंगाए जाने की प्रथा पर रोक लगा दी गई है। यह भी देखा गया है कि आमतौर पर हर स्कूल का एक अध्यापक लगभग नियमित रूप से डाक लेकर स्कूल से अनुपस्थित रहता था। इस व्यवस्था पर भी पूर्णतः रोक लगा दी गई है। अध्यापकों और बच्चों में अपने विद्यालय के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न हो, इसके लिए विद्यालयों को अभिभावकों के साथ मिलकर बच्चों के लिए अपनी पसंद की वर्दी चुनने का अधिकार भी दिया गया है। आगामी वर्ष में शिक्षा में बेहतरी के लिए प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर की प्रक्रिया, संरचना और नियमावली का पूर्ण परीक्षण करके आवश्यक बदलाव और व्यवस्था परिवर्तन किया जाएगा। शेर है नहीं, मेरे मोबाइल है इसमें कागज माननीय 2 मंत्री तो सो ही गए थे, जागो अभी तो अपनी मंजिल पाना बाकी है। अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। ये ऐसा अभी तो 14 आपकी नींद
नींद हराम हो गई है, विपक्ष की नींद हराम हो गई है। उससे तो नींद गई है। पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति के विकास के लिए ये जो बजट है यह आत्मनिर्भर हिमाचल और युवा जो पीढ़ी है उनके भविष्य की शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव है। इसको आप आराम से समझिए और पढ़िए और आप भी महसूस करेंगे ये महत्वपूर्ण बदलाव आज के 40 साल की व्यवस्था परिवर्तन में जरूरी है। पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति के विकास के लिए प्रदेश में वर्ष 2024 में पढ़ो हिमाचल के नाम से एक व्यापक जन अभियान आरंभ किया जाएगा। इन अभियानों में विद्यालयों के साथ साथ ग्रामीण एवं शहरी जन समुदाय को भी जोड़ा जाएगा। इस अभियान के तहत प्रदेश के 500 शिक्षा संस्थानों में सामान्य पाठकों और विशेष रूप से युवाओं के लिए रीडिंग रूम बनाए जाएंगे तथा इन्हीं शिक्षा संस्थानों के पुस्तकालयों के चलाने में आम जन की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा। मैं प्रत्येक जिला व उपमंडल मुख्यालय और पंचायत स्तर पर एक आधुनिकतम सुविधा सहित पुस्तकालय तथा वाचनालय बनाने की घोषणा करता हूं। पंचायत स्तर पर यह कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। प्रथम चरण में पंचायत स्तर पर 493 पुस्तकालयों का निर्माण करके इनमें पुस्तकें तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी, जिस पर 88 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। शिक्षा स्तर में सुधार लाने में प्रशिक्षित अध्यापकों का मुख्य योगदान है अतः अध्यापकों के प्रशिक्षण को और अधिक रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग डाइट तथा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च के नियमों में बदलाव लाकर इन्हें और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। इसी तरह से प्रदेश में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग का पुनः गठन करके इसे क्रियाशील किया जाएगा। जिन स्थानों पर छात्रों और छात्राओं के लिए अलग अलग स्कूल अथवा महाविद्यालय चल रहे हैं, स्थानीय निवासियों की मांग पर आवश्यकता अनुसार उन दोनों को मिलाकर एक को एजुकेशनल शैक्षणिक संस्थान चलाने की शुरुआत की जाएगी। इससे छात्र व छात्राओं के शैक्षणिक विकास के साथ साथ उनका मनोवैज्ञानिक विकास होगा तथा व्यक्तित्व उभरेगा। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में कोई प्राथमिक शिक्षा विद्यालय ना हो, वहां के बच्चों को नजदीक के स्कूल तक लाने और वापस घर छोड़ने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, एक अनुमान के अनुसार जल रहित रोगों से प्रतिवर्ष कानपुर में निजी नर्सिंग होम की बड़ी लापरवाही, 3 नवजात बच्चों की मौत, परिजन ने कार्रवाई की मांग की। अमेठी में चोरों की कार बेकाबू होकर पलटी, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाजार शुक्ल थाना इलाके की घटना। टीकमगढ़ से सामने आया 3 तलाक का मामला, स्वास्थ्य केंद्र में पति ने दिया 3 तलाक, महिला ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। इंदौर से चेन स्नैचिंग की एक और वारदात आई सामने, महिला की चेन छीनकर भागा बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। खंडवा से सामने आया सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला, पीड़ित ने 50 साल से रहने की कही बात, विधायक ने पीड़ित की मदद की कही बात। मुरैना में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में कार चालक की मौत, 3 महिलाओं सहित 4 घायल, घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। शाहजहांपुर में एम्बुलेंस ने बाइक को टक्कर मारी, हादसे में बाइक सवार युवक की हुई मौत, नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। भोपाल से अयोध्या के लिए रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन, आरएसएस और वीएचपी के कार्यकर्ता हुए रवाना, ढोल नगाड़ों की धुन पर झूमते दिखे राम भक्त। बिलासपुर में ढाबा में घुसकर बदमाशों की उच्च शिक्षा में प्रदेश की स्थिति को जांचने एवं इससे किए जा रहे प्रयासों को आंकने का एक अच्छा माध्यम है। 2024-25 में नैक एक्रीडिटेशन के लिए प्रदेश के सभी पात्र कॉलेजों
द्वारा अपनी दावेदारी प्रस्तुत की जाएगी। 2024-25 के लिए प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार को वित्त पोषण के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत 1052 करोड़ रुपए तथा स्टार प्रोजेक्ट के तहत 400 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भिजवाया गया है। इसके अतिरिक्त पीएम उषा के तहत 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तथा पीएम श्री के तहत 477 करोड़ रुपए का अनुदान का प्रस्ताव भी भारत सरकार के विचाराधीन है। मुझे आशा है कि भारत सरकार इन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करेगी। पिछली सरकार ने प्रदेश में 3 स्थानों पर अटल आदर्श विद्यालय बनाने आरंभ किए थे। मेरी सरकार इन्हें पूरा करने के लिए न केवल आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाएगी बल्कि इन्हें क्रियाशील भी करेगी। राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल तथा एक अटल आदर्श विद्यालयों के लिए कर्मचारियों का एक विशेष कैडर बनाया जाएगा तथा इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर उत्कृष्ट शिक्षा संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा। मैं प्रथम चरण में प्रदेश में 10 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल क्रमशः लाड़ू, नगरोटा बगवा, कांगड़ा, अमलैट, भोरंज, संगनाई, फतेहपुर 5 और का निर्माण आरंभ करने की घोषणा करता हूं। 5 और के नाम नहीं लिखे हैं। शिक्षा क्षेत्र में कुल 9,560 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार अवसर के लिए तैयार करने के उद्देश्य से मार्केट डिमांड के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। मैं इसी उपक्रम में निम्न घोषणाएं करता हूं। राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा बगवां में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस में बी.टेक और डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जाएंगे। राजकीय बहुतकनीकी सुंदरनगर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाएगा। राजकीय बहुतकनीकी हमीरपुर तथा तलवाड़ में कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड आईओटी में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रगति नगर कोटखाई में सिविल इंजीनियरिंग के बी.टेक और डिप्लोमा कोर्स आरंभ किए जाएंगे। राजकीय बहुतकनीकी जुंडोर में आरंभिक सत्र 2024 से कक्षाएं आरंभ कर दी जाएगी। बुझा दो ना इसको। जो बेसिक कोर्स होंगे अच्छे, जो आप बोलेंगे। श्रम विभाग की EEMIS पोर्टल पर अभी तक 448 एम्प्लॉयर्स को जोड़ा जा चुका है। इसमें निजी क्षेत्र के और एम्प्लॉयर्स को जोड़ा जाएगा तथा इसके माध्यम से 2024-25 में 180 कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। असंगठित क्षेत्र के कामगारों को हितों को ध्यान में रखते हुए 2024 के अंत तक इस क्षेत्र के 20,87,000 कामगारों को पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त श्रम एवं रोजगार विभाग की रोजगार पंजीकरण पोर्टल को कॉमन सर्विस सेंटर के साथ भी लिंक किया जाएगा ताकि प्रदेश के युवा इन केंद्रों के माध्यम से पंजीकरण करवा सके। यानी कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अलावा लोक मित्र केंद्र है, वहां भी कोई व्यक्ति अपना नाम रजिस्टर्ड करवा सकेगा। तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में कुल 330 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में वृद्धावस्था, विधवा, एकल नारी, दिव्यांग, कुष्ठ रोगी तथा ट्रांसजेंडर पेंशन के 7,84,000 लाभार्थियों के लिए लगभग 1,260 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। 2024-25 में 40,000 नए पात्र लाभार्थियों को इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा, जिस पर लगभग 70 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अभी तक दिव्यांग जनों की उच्च शिक्षा के लिए कोई भी शिक्षा संस्थान उपलब्ध नहीं है। मैं प्रदेश में दिव्यांग जनों की उच्च शिक्षा के लिए कंडा घाट में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन ऑफ दिव्यांग जनों की स्थापना करने की घोषणा करता हूं। इंस्टीट्यूट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल डिसेबिलिटीज को भी इसके अंदर में
स्थानांतरित किया जाएगा। इस केंद्र में 0 से 27 वर्ष की आयु के दिव्यांग बच्चों के लिए आवासीय सुविधाएं, खेल मैदान तथा सभी अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी। जिन पात्र दिव्यांग बच्चों के लिए रहने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, उन्हें रहने के लिए किराए के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रदेश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण की ओर ले जाने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर सभी सुविधाओं सहित कंडाघाट में एक आदर्श नशा निवारण केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस केंद्र में पुस्तकालय, जिम, इंडोर तथा आउटडोर खेलों इत्यादि की सुविधा देने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि यह केंद्र सड़क से जुड़ा हो तथा कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अथवा सिविल हॉस्पिटल इस केंद्र के आसपास हो, जिसमें अन्य सुविधाओं के साथ साथ संबंधित परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध होगी। प्रदेश के युवाओं तथा अन्य हितधारकों की जागरूकता के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा। उपमंडल स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के अधिकारियों की भागीदारी से एक इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम की स्थापना की जाएगी। अभी नशा निवारण केंद्र तो बहुत है, लेकिन वो मकानों में बंद कमरों में चल रहे हैं। तो किसी की नशे की अगर को लत को छुड़ाना है तो उसके लिए थोड़ा ओपन स्पेस भी चाहिए, खेलने की सुविधा भी हो। तो पहला हिमाचल प्रदेश का नशा निर्माण केंद्र जो निर्माण केंद्र है, आधुनिक सुविधाओं से लैस, इसको हम यहाँ हिमाचल प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। अध्यक्ष, कंडाघाट में अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक विस्तार हुआ है तथा इसके माध्यम से प्रदेश के सभी वर्गों को समय पर उचित सुविधा पहुंचाने के लिए हमारी सरकार सदा से ही प्रयत्नशील रही है। मैं एक नई योजना मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना आरंभ करने की घोषणा करता हूं। इसके अंतर्गत प्रदेश में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी एवं ऐसे कृषकों एवं वृद्धों जो कि आयकर ना दे रहे हों अथवा कोई पेंशन ना ले रहे हों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही मैं एक नई योजना मुख्यमंत्री सुख संचालक के साथ बेरहमी से की मारपीट, जानलेवा हमले में एक युवक घायल, हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। रायपुर में रील बनाना युवक को पड़ा भारी, युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, गाली गलौज कर बना रहा था रील को सोशल मीडिया पर किया था पोस्ट। बरेली में छात्रा के जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप, अश्लील वीडियो बनाकर रेप का भी आरोप, आरोपी के परिजन फरार, आरोपी के माता पिता हिरासत में। कानपुर में कुएं में मिला हरि बहादुर सिंह का शव, गाजीपुर गांव का रहने वाला है, कुएं के आसपास मिले खून के धब्बे। मेरठ में एक्स गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल करना पड़ा महंगा, प्रेमिका की बहन ने प्रेमी की हत्या की, 3 लोगों को पुलिस ने किया अरेस्ट। ज्ञान में प्रवेश मिलने पर यह सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा और अक्षम माता पिता के सभी पात्र बच्चों के आरडी खाते में 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी पात्र महिलाओं के स्वास्थ्य बीमा का वार्षिक प्रीमियम भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस पर लगभग 41 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय किए जाएंगे। यानी कि जिन विधवाओं की विभिन्न स्रोतों से आय 1 लाख रुपए से कम है, उनके सभी बच्चों को हिमाचल प्रदेश सरकार फ्री एजुकेशन देगी और 18 वर्ष से कम बच्चों वालों को 1000 रुपया प्रति माह उनकी आरडी में जमा कराया जाएगा। दुनिया में कुछ ही लोग बदलाव लाते हैं, दुनिया में कुछ ही लोग बदलाव लाते हैं, बाकी सब तो जिंदगी गुजार कर चले जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा हेतु चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक समय तक पहुंचने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। मैं यहां भी घोषणा करता हूं कि जिला विकास समिति की बैठक समय पर न आने। मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री, ये रिएक्शन कोई नहीं हुआ, आपके अनुरोध पर था, ये शेर आपके अनुरोध पर था। ये जिला विकास, अब तो नहीं बोलोगे, शेर सुनना है। जिला विकास समिति की बैठक समय पर न होने, अब तो आ गई है काफी।
जिला विकास समिति की बैठक समय पर ना हो पाने की स्थिति में संबंधित जिलाओं के उपायुक्त को इन योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न लाभार्थियों को दिए जाने वाले लाभों को स्वीकृत करने की शक्तियां दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में दी गई स्वीकृतियों पर जिला कल्याण समिति की होने वाली आगामी बैठक में अनिवार्य रूप से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित लाभार्थियों के लिए चलाए जा रहे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्सेज में बाजार मांग के अनुरूप जीएसटी, टैली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा मैनेजमेंट, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, ऑटोकैड इत्यादि नए कोर्सेज को सम्मिलित किया जाएगा ताकि इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों को उचित रोजगार प्राप्त हो सके। सामाजिक सुरक्षा, महिला, बाल एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कुल 2,457 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, अत्यधिक वर्षा से आई आपदा के चलते हमारी सरकार ने द्वारा आपदा प्रभावित परिवारों के लिए तुरंत प्रभाव से राशन, एलपीजी गैस कनेक्शन तथा सिलेंडर बिना किसी दाम के उपलब्ध करवाए गए। हमारी सरकार द्वारा की गई यह छोटी सी सहायता पीड़ित परिवारों के लिए संकट के समय एक बड़ा सहारा बनी। राशन डिपोओं के माध्यम से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मानदंडों के अनुसार विटामिन ए और डी से फोर्टिफाइड सरसों का तेल और रिफाइंड तेल दिया जा रहा है। अभी तक यह तेल उपभोक्ताओं को राशन डिपो से सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होता है। शादी, विवाह, त्योहार व अन्य समारोह में उपभोक्ताओं को यह तेल खुले बाजार से ऊंचे दामों पर खरीदना पड़ता है। मैं घोषणा करता हूं कि 1 अप्रैल 2024 से सभी उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार राशन डिपो से यह तेल प्राप्त कर सकेंगे। इससे राज्य की महिलाओं को लगभग 100 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को और सुदृढ़ बनाने के लिए इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा तथा वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत नेशनल पोर्टेबिलिटी को और सुदृढ़ किया जाएगा। इससे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार राशन वितरण को पारदर्शी बनाने में सहायता मिलेगी। इसी के अंतर्गत वेब आधारित केवाईसी का प्रावधान किया जाएगा, जिससे इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी के तहत लाभार्थियों को इस योजना से लाभ किसी भी राज्य में मिल सकेंगे। बिलों से आवंटित आटे की गोदामवार निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी। खाद्य उत्पादन के लिए कुल 200 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष प्रत्येक ब्लॉक में निर्मित किए जा रहे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स को 2024-25 में ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। इसके ऑपरेशंस में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सुनिश्चित की जाएगी ताकि इनका लाभ और अन्य क्षेत्रों तथा समुदाय को भी मिल सके। सभी जिलों में एक मॉडल पंचायत के लक्ष्य को पूरा करने के बाद इस मॉडल को कन्वर्जेंस के माध्यम से अन्य पंचायतों में चरणबद्ध ढंग से रेप्लिकेट किया जाएगा। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से 2024-25 में 5000 अतिरिक्त गांवों को ओडीएफ प्लस ओपन इन्फेक्शन फ्री प्लस डिक्लेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त भूमि उपलब्धता के आधार पर कम से कम 4 साइट पर फेकल स्लज मैनेजमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। 2024-25 में ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 सहायता समूह बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इन समूह को लगभग 32 करोड़ रुपए की राशि के रूप में रिवॉल्विंग फंड तथा कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में देने के साथ साथ लगभग 50 करोड़ रुपए का ऋण देने का भी लक्ष्य रखा गया है। स्वयं सहायता समूह पर लगभग 100 करोड़ रुपया व्यय किए जाएंगे। सभी पंचायतों के अकाउंट्स ई ग्राम स्वराज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से जोड़ दिए जाएंगे। इसके माध्यम से सभी पंचायतों सभी पंचायतों के संसाधन तथा व्यय की मॉनिटरिंग के लिए इस प्रणाली को और सुदृढ़ किया जाएगा। 2024-25 में पंचायती राज संस्थानों के लिए 352 करोड़ रुपए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप तथा 448 करोड़ रुपए 6ठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर व्यय किए जाएंगे। पूर्व की यूपीए सरकार द्वारा आरंभ किया गया महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट मनरेगा ग्रामीण बेरोजगारों के लिए एक वरदान साबित हुआ है।
मनरेगा कामगार इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने के साथ साथ पब्लिक एसेट्स बनाने का कार्य भी कर रहे हैं। मैं मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी, जो गांव में मनरेगा की दिहाड़ी है, पिछली बार 16 बढ़ाई थी। मैं मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी वर्तमान में 240 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए करने की घोषणा करता हूं। पूरे 60 रुपए बढ़ाए। इस प्रकार सरकार मनरेगा कामगारों को 76 रुपए प्रतिदिन 76 रुपए प्रतिदिन अपने संसाधनों से देगी। अब शेर सुन लो इस पर। रुकना हो अगर तो 100 बहाने, जाना हो तो रास्ते बड़े हैं। मतलब अगर रुकना है तो बहाने, कोई योजना लागू करनी ना हो तो बहाने बहुत है। हमने 300 रुपया हिमाचल प्रदेश में यह एक ऐतिहासिक वृद्धि है जो कि आज से पहले नहीं की गई है। इस वृद्धि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अभी समझाता हूं। अगले में समझाना। हिमाचल प्रदेश में यह एक ऐतिहासिक वृद्धि है जो कि आज से पहले नहीं की गई। इस वृद्धि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने में गति मिलेगी। इसी के साथ जो मनरेगा में काम करने वाली महिलाएं होती है, इसी के साथ ऐसी विधवा, एकल, बेसहारा, दिव्यांग महिला मनरेगा कामगार जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो तथा वर्ष में 100 दिन की मजदूरी पूरी कर चुकी हो को मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। वह शर्त है यह सहायता किसी और कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त न हो। यानी कि 60 रुपए भी बढ़ाए, जो होगी 2.5 लाख से कम विधवा या उसको 3 लाख रुपया सहायता दी जाएगी। मैं पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की सहर्ष निम्न घोषणाएं करता हूं। अध्यक्ष जिला परिषद को 4,000 बढ़ोतरी के साथ 24,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। उपाध्यक्ष जिला परिषद को 3,000 बढ़ोतरी के साथ 18,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। सदस्य जिला परिषद को 13,000 बढ़ोतरी के साथ 1,300 रुपये बढ़ोतरी के साथ 7,800 रुपये प्रति मानदेय मिलेगा। अध्यक्ष पंचायत समिति को 1,900 रुपये बढ़ोतरी के साथ 11,400 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। उपाध्यक्ष पंचायत समिति को 14,100 रुपये बढ़ोतरी के साथ 8,400 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। सदस्य पंचायत समिति को 1,200 रुपया बढ़ोतरी के साथ 7,200 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। ग्राम पंचायत को 1,200 रुपये बढ़ोतरी, प्रधान ग्राम पंचायत को 1,200 रुपये बढ़ोतरी के साथ 7,200 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। उप प्रधान ग्राम पंचायत को 800 रुपया बढ़ोतरी के साथ 4,800 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। सदस्य ग्राम पंचायत को 250 रुपये बढ़ोतरी के साथ 750 रुपये प्रति ग्राम पंचायत बैठक हेतु मानदेय मिलेगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के लिए कुल 2,356 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, 2024 मोदी पेशवर मामले में मुस्लिम पक्ष की नई याचिका एएसआई सर्वे की मांग को लेकर दाखिल की आपत्ति। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 21 फरवरी को होगी सुनवाई। देवरिया जिला कोर्ट का बड़ा फैसला, एक साथ 41 लोगों को सुनाई सजा, एक को उम्र कैद और 40 लोगों को 10 साल की सजा। 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय नक्शे की अनुमति भी दे पाएंगे। मैं स्थानीय नगर निकायों के प्रतिनिधियों को प्रति माह दिए जाने वाले मानदेय को निम्न प्रकार से बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता हूं। पानी भी लेता हूं ना, वोकल कॉर्ड सूख जाती है तो थोड़ा एमएलओ से तो काट के दे रहा हूं, एमएलओ से ही काट के आ रही है कि एमएलओ की जो महापौर नगर निगम को 4,000 रुपये बढ़ोतरी के साथ 24,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। उप महापौर नगर निगम को 3,000 बढ़ोतरी के साथ
18,000 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। काउंसलर नगर निगम को 1,400 रुपये बढ़ोतरी के साथ 8400 रुपये प्रति मानदेय मिलेगा। अध्यक्ष नगर परिषद को 1700 रुपये बढ़ोतरी के साथ 10,200 रुपया प्रति माह मानदेय मिलेगा। उपाध्यक्ष नगर परिषद को 1,400 रुपये बढ़ोतरी के साथ 8400 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। पार्षद नगर परिषद को 700 रुपये बढ़ोतरी के साथ 4200 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। प्रधान नगर पंचायत को 1,400 रुपये बढ़ोतरी के साथ 8400 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। उप प्रधान नगर पंचायत को 1100 रुपये बढ़ोतरी के साथ 6600 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। सदस्य नगर पंचायत को 700 रुपये बढ़ोतरी के साथ 4200 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में हम डेमोक्रेसी के सभी इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना चाहते हैं, हम उसको कमजोर नहीं करना चाहते। शहरी क्षेत्रों में नहीं, एमएलओ से तो काट कर दे रहा हूं इनको। शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन को और सुचारू रूप से चलाने के लिए तथा उस पर निगरानी के लिए राज्य विकास निदेशालय में एक पर्यावरण सेल की स्थापना की जाएगी। शहरी निकायों के कार्य में सुधार तथा आम जनता की सुविधा के लिए शहरी निकायों की कार्यप्रणाली को डिजिटलाइज किया जाएगा। इसके लिए राज्य स्तर पर एक स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी, जो कि एक्सपर्ट्स के माध्यम से शहरी निकायों की कार्यप्रणाली को ऑनलाइन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग तथा रिपोर्टिंग में सहायक सिद्ध होगी। इसी पहल के अंतर्गत शहरी निकायों में विभिन्न शुल्क एवं टैक्स ऑनलाइन इकट्ठे किए जा सकेंगे तथा विभिन्न सर्टिफिकेट एवं एनओसी ऑनलाइन जारी किए जा सकेंगे। इसी के अंतर्गत शहरी निकायों के अकाउंट्स को डिजिटाइज किया जाएगा। एजी सैक की सहायता से सभी शहरी निकायों में परिसंपत्तियों की जीआईएस मैपिंग की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं वाल्मीकि समाज के भाइयों तथा कामगारों के लिए आवास निर्माण में सहायता के लिए नई योजना महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना आरंभ करने की घोषणा करता हूं। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी थे। मैं आज उनके नाम से महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना आरंभ करने की घोषणा कर रहा हूं। अभी राम मंदिर भी बना, तो इसके अंतर्गत वाल्मीकि समाज के ऐसे सफाई कर्मचारी जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो तथा उनके पास अपना घर न हो को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मैं मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के अंतर्गत ऐसे सभी लाभार्थियों जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो को गृह निर्माण के लिए दी जा रही 1.5 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने की घोषणा करते हैं। जितने भी विधवाएं हैं उनको घर बनाने के लिए जो 1.5 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री के द्वारा हमने शुरू की है, उसमें उनको घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और उनकी आय की सीमा भी हमने तय की है कि 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। सुनो, असर है ये हमारी दस्तकों का जहां दीवार थी दर हो गया। हमारी सरकार ने नए रास्ते बनाए हैं, बदलते समय के मुताबिक काम शुरू किया, बाधाओं को खत्म कर दिया। जहां दीवार नजर आती थी आपको वहां दरवाजा बन गया। अच्छा, दरवाजा इधर आने के लिए बना रहे हैं आपको।
विक्रम जी यहाँ आ जाओ, इसके लिए दरवाजा बना रहे हैं। मेरे तो आप शुभ चिंतक है। तो सच्चे लगते हैं। अच्छा सुनो तो नहीं, नगर निगम धर्मशाला, सोलन और शिमला नगर, मेरे तो शुभ चिंतक सबसे ज्यादा विपिन परमार जी है, सत्ती जी है, रणधीर जी है, विक्रम जी है, सब है। बीजेपी तो पुरानी यूनिवर्सिटी के साथी है। नगर निगम धर्मशाला, शिमला, धर्मशाला, सोलन और शिमला नगर परिषद नालागढ़ और परमाणु में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस से संबंधित ऐसे व्यक्तियों को मकान आवंटित किए जाएंगे जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्ग तथा विधवाएं, निराश्रित महिलाएं, दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन तथा एनडीबी और एडीबी के माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पेयजल सुविधाएं प्रदान की जा रही है। 2024-25 में किन्नौर, चंबा और लाहौल व स्पीति में 29 करोड़ की लागत से 4 एंटीफीस पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से 24 तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से 186 पेयजल योजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर है तथा इन्हें तय समय सीमा के भीतर ही पूरा कर लिया जाएगा। इन दोनों के माध्यम से 20,663 परिवार पार्शली कवर्ड स्कीम से लाभान्वित होंगे तथा 69,282 परिवार फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन से लाभान्वित होंगे। कोड सुविधा, वोकल कोड सूखती है ना। शहरी क्षेत्रों में पेयजल योजना आपूर्ति में सुधार के उद्देश्य से मैं 2024-25 के लिए निम्न घोषणाएं करता हूं। 4 शहरों क्रमशः ज्वाली, हमीरपुर, बैजनाथ, पपरोला तथा नेरचौक में 135 लीटर पर कैपिटा पर डे की क्षमता वाली पेयजल योजनाओं का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसी प्रकार अंब और भूंतर के लिए 33 करोड़ की लागत से पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन को गति दी जाएगी और प्रयास रहेगा कि 2024-25 के अंत तक इसका कार्य पूरा कर लिया जाए। 112 करोड़ की लागत से नाहन, अर्की, निर्मंड, पालमपुर और जोगिंदर नगर के लिए पेयजल सुधार योजनाओं का कार्य शीघ्र आरंभ कर दिया जाएगा। मेरे पिछले बजट में घोषित 24x7 पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन की दिशा में रामपुर में वार्ड नंबर 6 और 7, नालागढ़ और चंबा में पेयजल योजनाओं का कार्य आरंभ कर दिया गया है तथा अन्य 9 शहरों में इन कार्यों को शीघ्र आरंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पेयजल की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में मेरे द्वारा की गई घोषणाओं को पूरा किया गया है तथा स्थानीय महिलाओं की भागीदारी से विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटीज का गठन करने के बाद महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अब तक 69 टेस्टिंग लैब स्थापित की जा चुकी है, जिनमें से 62 की एक्रीडेशन नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन द्वारा की जा चुकी है। 2024-25 में इस व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा ताकि प्रदेश की जनता को स्वच्छ एवं कीटाणु रहित पेयजल उपलब्ध हो सके। पिछले बजट में घोषित एसओपी के अनुसार पेयजल योजनाओं तथा एसटीपी में यूवी सिस्टम लगाने के लिए 37 ऐसी साइट्स की पहचान की गई है जहां जल स्रोतों में या तो कंटेमिनेशन है या इसकी संभावना है। इन साइट्स पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से यूवी सिस्टम लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। गगरेट, डलहौजी, चुवाड़ी, रिवाल्सर, भोटा, संतोषगढ़, बैजनाथ, पपरोला और नेरचौक में सीवरेज परियोजनाओं पर चल रहे कार्यों को गति दी जाएगी तथा उन्हें 2024-25 में पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे। राजगढ़, बंजार, चौपाल, नेरबा तथा शाहपुर में सीवरेज परियोजनाओं के निर्माण का कार्य 2024-25 में पूरा किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त नाबार्ड द्वारा स्वीकृत 16 ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज परियोजनाओं के निर्माण के कार्य को 2024-25 में भी अवार्ड कर दिया जाएगा। एएफडी द्वारा 817 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत मनाली, पालमपुर, नाहन, करसोग तथा बिलासपुर के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट और मनाली के लिए इस
पेयजल योजना स्वीकृत की गई है। इनमें से मनाली सीवरेज नेटवर्क का कार्य प्रगति पर है तथा शेष कार्य को शीघ्र ही आरंभ कर दिया जाएगा। शेर बहुत आगे पर सुनाए कौन सा? आप सुना देना। इनको भी थोड़ी डायरेक्शन दे दो सर। ये तो आपके साथ हम आपको परेशानी तो करने आए हैं। 380 करोड़ रुपए की लागत से 14 सरफेस माइनर इरिगेशन स्कीम का कार्य विभिन्न चरणों में है। इनमें फिट नहीं बैठ रहा ना, जब फिट बैठेगा तब होगा। इन योजनाओं के माध्यम से लगभग 9,700 हेक्टेयर का सीसीए उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत स्वीकृत इन योजनाओं को भारत सरकार द्वारा जारी धनराशि के आधार पर गति दी जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत स्वीकृत 4 योजनाओं में से लाभरंग गार्डन कॉलोनी तथा पू के लिए स्वीकृत योजना को पूरा करने के लिए लगभग 53 लाख की राशि ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम से उपलब्ध करवा दी गई है। 644 करोड़ रुपए की लागत से फिनासिंग बहुउद्देशीय मध्यम सिंचाई परियोजना को सचिव डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन की अध्यक्षता में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंतर्गत फंडिंग के लिए अनुशासित किया गया है। इसके निर्माण से 4,025 हेक्टेयरों का सीसीए उपलब्ध होगा तथा इसके साथ ही 1.88 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होगा। इस परियोजना पर राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से लगभग 290 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है। केंद्र द्वारा धनराशि के आधार पर इस परियोजना के कार्यान्वयन को गति दी जाएगी। जल शक्ति के लिए कुल 3,365 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, मानसून आपदा के चलते प्रदेश में सड़कों तथा पुलों को व्यापक नुकसान पहुंचा। हमारी सरकार द्वारा बिना समय गवाए राहत और पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया गया तथा बहुत ही कम समय में सभी मुख्य सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। छोटी सी अवधि में 18 वैली ब्रिज एवं 27 रोपवे झूलों की सहायता से क्षतिग्रस्त सड़कों को बहाल किया गया। मैं इस सदन के माध्यम से ऐसे सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों तथा सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का जिन्होंने दिन रात प्रदेश की जनता के साथ खड़े होकर बहाली का काम किया, दिल से धन्यवाद करता हूं। रेलवे तथा जल परिवहन के अभाव में प्रदेश को एक मजबूत सड़क नेटवर्क की आवश्यकता है। पिछले लगभग 53 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश में बहुत सी नई सड़कें बनी तथा उनके माध्यम से बहुत से गांव जुड़े। वर्तमान में 40,703 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कें, 34,055 किलोमीटर पक्की सड़कें तथा 2,478 पुल है। कुल 3,615 ग्राम पंचायतों में से 3,578 ग्राम पंचायतों को मोटर योग्य अथवा जीप योग्य सड़कों से जोड़ा जा चुका है। शेष बची पंचायतों में से 10 और पंचायतों को 2024-25 में मोटर योग्य सड़क से जोड़ दिया जाएगा। हमारी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 3 के अंतर्गत 2,683 किलोमीटर लंबी 254 सड़कों के लिए 2,643 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त की गई है। इस योजना के अंतर्गत 2024-25 में निम्नलिखित कार्य पूर्ण किए जाएंगे। 500 किलोमीटर लंबी सड़कों की अपग्रेडेशन होगी, 325 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, 8 पुलों का निर्माण, 15 बस्तियों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 825 किलोमीटर लंबी सड़कें व 8 पुलों का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 1 एवं 2 के अंतर्गत 150 किलोमीटर लंबी सड़कों में क्रॉस ड्रेनेज की सुविधा प्रदान की जाएगी। हमारी सरकार द्वारा 2024-25 में 115 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर 631 करोड़ रुपए के व्यय से 13 पुलों सहित 19 कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त 4,490 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय उच्च मार्गों को 2 लेन अथवा 4 लेन करने के लिए एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। इनमें से राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग पर प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। 500 करोड़ रुपए की लागत से सैंज लूरी ओट, 750 करोड़ रुपए की लागत से सैंज लूरी ओट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर जलोड़ी पास सुरंग का निर्माण,
200 करोड़ रुपए की लागत से नगरोटा भगवान रानीताल, 300 करोड़ रुपए की लागत से चंबा भरमौर, 500 करोड़ की लागत से नाहन कुमारहट्टी, लगभग 250 करोड़ की लागत से विभिन्न राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर पुलों का निर्माण, लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य। आगामी वर्ष के दौरान नाबार्ड के माध्यम से RIDF के अंतर्गत 205 किलोमीटर लंबी नई सड़कें, 305 किलोमीटर सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज, 425 किलोमीटर लंबी सड़कों की टायरिंग तथा 25 पुलों का निर्माण किया जाएगा। सेंट्रल रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत निम्न 5 स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य 2024-25 में पूरा किया जाएगा। जिया मानीकरण सड़क पर वर्षा से हुए नुकसान का मरम्मत कार्य, शाहपुर सुनता चौड़ी मार्ग का उन्नयन, ब्यास नदी पर टेरेस तथा स्थाना को जोड़ने वाले पुल का निर्माण, बागछल मेहरे बड़सर सड़क का उन्नयन, पड़ोगा त्यूंडी में स्वान नदी पर पुल का निर्माण। अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण संरक्षण तथा लागत को कम करने की दृष्टि से 2024-25 में 230 किलोमीटर लंबी सड़कों पर प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अधिक ऊंचाई वाली सड़कों पर कैल्शियम क्लोराइड और ब्राइन सोल्यूशन का प्रयोग किया जाएगा ताकि सर्दियों में इन सड़कों पर बर्फ न जम सके और संभावित दुर्घटना को टाला जा सके। विपक्ष की दादी ये आज आपके लेख से दर्द हो तो दवा भी मुमकिन है, दर्द हो तो दवा भी मुमकिन है, वहम की क्या दवा करे कोई। अब वहम में फैले लोग हैं, आपको हर चीज का वहम रहता है। अध्यक्ष महोदय पर्यावरण संरक्षण, अभी एक और ढूंढूंगा ना। अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण संरक्षण और लागत को कम 2024-25 में हमारी सरकार द्वारा निम्नलिखित सड़कों तथा संबंधित निर्माण कार्य किए जाएंगे। 860 किलोमीटर लंबी कुल सड़कों का निर्माण, 1067 किलोमीटर लंबी सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज, 1075 किलोमीटर लंबी सड़कों पर मेटलिंग एंड टायरिंग, 57 पुलों का निर्माण, 10 पंचायतों के 40 गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना। सड़कों एवं पुलों के लिए कुल 4,317 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, बाजार की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए 2019 में अधिसूचित औद्योगिक निवेश नीति में बदलाव करना अति आवश्यक है, जिससे भावी निवेशकों को कम से कम समय में सभी स्वीकृतियां एक ही विंडो के माध्यम से मिल जाए। इससे निवेशक और अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। हमारी सरकार 2024-25 में बदलती परिस्थितियों को देखते हुए एक नई औद्योगिक प्रोत्साहन व निवेश नीति 2024 लाएगी। प्रदेश के युवाओं के लिए औद्योगिक क्षेत्र में स्वरोजगार की अनगिनत संभावनाएं हैं। युवाओं को इस ओर प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसके लिए मैं 2024-25 में एक नई स्टार्टअप नीति 2024 लाने की घोषणा करता हूं। इस नीति के अंतर्गत इनोवेशन के लिए तथा महिलाओं को स्टार्टअप वेंचर हेतु विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया जाएगा। महिलाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप को 1 वर्ष के लिए अधिकतम 4 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। उद्योग क्षेत्र राज्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान देता है। मेरी सरकार का प्रयास है इस क्षेत्र को सर्वोत्तम इकोसिस्टम प्रदान करना है। पिछले साल की आपदा के दौरान मेरी सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर बहाली कार्य करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दर बढ़ाई थी। अब जब स्थिति में सुधार हुआ है, मैं घोषणा करता हूं कि बढ़ी हुई इलेक्ट्रिसिटी उन उपभोक्ताओं द्वारा देय नहीं होगी जिन्हें हिमाचल प्रदेश औद्योगिक नीति 2019 के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य अवधि की समाप्ति तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का भुगतान करने में छूट दी गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश में हो रहे अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए हमारी सरकार द्वारा प्रभावी रूप से कई कदम उठाए हैं। 10 वर्षों से भी अधिक पुरानी प्रदेश की खनन नीति में कुछ बदलाव किए जाने आवश्यक है। मैं घोषणा करता हूं कि प्रदेश में हिमाचल प्रदेश माइंस एंड मिनरल्स पॉलिसी 2024 लाई जाएगी।
जिसके मुख्य उद्देश्य अवैध खनन पर रोक तथा वैज्ञानिक खनन के माध्यम से भले ही आप इस ललितपुर में किसानों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, नारेबाजी, चकबंदी के अधिकारियों कर्मचारियों पर घूसखोरी का आरोप, चकबंदी के दौरान अनियमितता का आरोप। झांसी में पुलिस भर्ती परीक्षा, नकल विहीन परीक्षा कराने की तैयारी, डीएम एसएसपी ले रहे हैं जायजा। चंदौली पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे चंदौली। राहुल ने कहा, हमारा एकमात्र लक्ष्य मोहब्बत की दुकान खोलना। बदायूं में गरीब की झोपड़ी गिराने से सांसद नाराज, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। हल्द्वानी हिंसा के मोस्ट वांटेड आरोपी की लिस्ट जारी, अब्दुल मलिक भी मोस्ट वांटेड, मलिक के बेटे का नाम भी लिस्ट में शामिल। लखनऊ में निर्माण कार्य के दौरान गिरी मदरसे की छत, गोलागंज तंजीम मदरसे की छत गिरी, कई मजदूरों को आई चोट। आगरा में ताज महोत्सव से पहले मैराथन का आयोजन, 300 लोग हुए शामिल। ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को पूर्ण रूप से कार्यशील किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 55 अन्य सरकारी क्षेत्रों के ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को कार्यशील कर दिया जाएगा। 2023-24 में की गई एचआरटीसी की डीजल बसों को इलेक्ट्रिकल बसेस से चरणबद्ध क्रम में बदलने की घोषणा के बाद अब तक एचआरटीसी के बेड़े में 110 इलेक्ट्रिकल बसेस और 50 इलेक्ट्रिकल टैक्सीज हो गई है। इसी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए मैं घोषणा करता हूं कि 2024-25 में 327 अतिरिक्त डीजल बसेस को इलेक्ट्रिकल बसेस से बदला जाएगा। इस पहल में जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए शुरुआती चरण में माननीय विधायकों को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 रूटों पर ई वेस्ट चलाने के लिए प्राथमिकता मांगी गई है। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत 2024-25 में 40% उपदान पर ई टैक्सी चलाने के लिए 10,000 परमिट दिए जाएंगे। 10,000 जो ई डीजल इंजन पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं उनको ई टैक्सी चलाने के लिए 40% सब्सिडी पर ई टैक्सी दिए जाएंगे। मैं घोषणा करता हूं कि 2024 में वन विभाग, एचआरटीसी